बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत ने सख्त और मुश्किल फैसले कर लिए। पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया। यकीनन ये एक ऐसा फैसला जिसके तहत IMF से जो IMF प्रोग्राम है वो मुमकिन नहीं था जब तक कि ये फैसले ना लिए जाते। बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करती रही हैं इस्लामाबाद के हलकों के अंदर, खासतौर के ऊपर असम्बलियों की तहलील के हवाले से, निगरां सेटअप के हवाले से। लेकिन जो मुश्किल और सख्त फैसले किए हैं, क्या अब ये तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं? और इसी के साथ साथ एक चीज और की यह भी कहा जा रहा है कि 15 दिन बाद मजीद इसी ही तर्ज का, इसी ही वजन का एक और झटका लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा करना पड़ेगा। अब ये जो एक इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च था, जो इस लॉन्ग मार्च को लेकर यहां इस्लामाबाद आए, उन्होंने पेशावर में 2-3 बातें बड़ी वाजे कही थी। एक बात उन्होंने कही कि जनाब ये असम्बलियों को तहलील किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जल्द अज जल्द तारीख का ऐलान किया जाए, इंतखाबात की तारीख का। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक कि मेरे ये 2 मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते। अब उन्होंने कहा जनाब कि यहां पे खून खराबे का खौफ था, इस वजह से ये लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ, लेकिन धमकी ये दी कि 6 दिन बाद फिर आऊंगा। अब बात यह और सवाल यह है कि यह खून खराबे का खौफ इमरान खान साहब को लायक था या बैकडोर डील चल रही थी, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी, बैकडोर राब्ते चल रहे थे? और ये राब्ते किससे थे? सियासी लोगों से थे या फिर जिम्मेदार या मुक्तदर हलकों से भी उनके रवाबित रहे हैं? क्या कोई गारंटी मिली है? बहुत सारी बातें जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं मुर्तजा सुलंगी साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ मौजूद हैं। सुलंगी साहब सीनियर सहाफी तज्जियाकार। हाफिज तारिक महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफी तज्जियाकार आमिर इलियास साना साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तजा सुलंगी साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि ये डर और खौफ था खान साहब को खून खराबे का, या बैकडोर के ऊपर डील हुई है, कोई डील चल रही है? ये मामला क्या है? 6 रोज का अल्टीमेटम, इसके पीछे कहानी क्या है, ये आप बताइए सर। ये दोनों बातें नहीं है। ना कोई बैकडोर डील थी, ना और कोई बात थी। असल जो बात थी वो ये थी कि उनके पास जो दाने थे वो पूरे नहीं थे। जो लोग आए थे वो इतने काफी नहीं थे कि वो वहां पर धरना देकर बैठ जाते। ऐसे वक्त में जबकि जो हुकूमत है उसने रेंजर्स भी डिप्लॉय की हुई थी और जो रेड जोन के अंदर फौज की भी डिप्लॉयमेंट थी। लेकिन आप कह रहे हैं डील नहीं थी, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जनाब राब्ते तो थे, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक साहब और हुकूमत की तरफ से भी, तो वो तो कहती हैं कि बातचीत तो चल रही थी। राब्ते तो हमेशा सियासतदानों के रहते हैं और जो सियासी जमातें हैं उनके रहते हैं। बल्कि कल वजीर आजम ने पार्लियामान के फ्लोर पे भी कहा कि जी सियासतदान जो है उसका तो हथियार होता है मुज़ाकरात। और आपको पता है कि जो अयाज सादिक साहब थे उन्होंने तो तफसीलात तक दी, मरियम ने भी दी कि जी बातचीत हो रही थी। लेकिन उधर से इमरान खान ने, जिसको जैसे ही पता चला कि ये बात सामने आ रही है तो वो डर गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो उससे फिर भाग गए। तो मैं समझता हूं कि आज जो उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी तसादुम का खतरा है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो तसादुम से घबराते हैं। वो मुझे लगता है कि ऐसा तसादुम जिसमें उनको कुट पड़े उससे वो घबराते हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखें कि जब भी मौका आया, थानों से उन्होंने लोगों को छुड़ाया, पुलिस ऑफिसर्स पर तशद्दुद उन्होंने किया, पार्लियामान पे हमला उन्होंने किया, वजीर आजम हाउस पे उन्होंने हमला किया, पीटीवी पर कब्जा उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे गंदी शलवारें उन्होंने टांगी। तो वो इन चीजों से घबराने वाले नहीं है। और अभी जो उन्होंने कहा कि मैं अब तैयारी करके आऊंगा, इसका मतलब है कि वो ज्यादा मुसल्लह और पुरतशद्दुद होकर आएंगे ताकि जो है वो इस आजादी का फायदा उठाएं जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको। राइट हो गया। मैं तरह हाफिज तारिक महमूद साहब आपकी तरफ आता हूं। मुर्तजा सुलंगी साहब तो कहते हैं कि जनाब बातचीत नहीं थी, कोई डील उस तरह से नहीं थी जिसके बारे में कहा जा रहा है। आपके पास आपकी खबर क्या है, आपका तज्जिया क्या है? क्या आप भी यही समझते हैं दाने पूरे नहीं थे और 6 दिन का अल्टीमेटम, क्या दाने पूरे करने की तैयारी है या मामला कुछ और है? कहीं से उनको थपकी मिली है, कहीं से यकीन दहानी करवाई जा रही है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं लगता फरीद भाई कि कहीं से उन्हें कोई थपकी मिली है, और ना ही मुझे लगता है कि कहीं से कोई उन्हें यकीन दहानी कराई गई है। बल्कि जो गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता शब 30 रुपए जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए हैं, वो इस बात की एंडोर्समेंट है कि अब इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, और वो कोई जल्दी इंतखाबात का ऐलान नहीं करने वाले। खान साहब जो है वो हुकूमत जाते वक्त आपने देखा कि एक फ्रस्ट्रेशन के मोड में थे, और इरिटेशन के उनके ऊपर सवार थी, और फिर उसके नतीजे में जो उन्होंने जलसे किए, एक तो खान साहब के मिजाज में जोम है, पॉपुलैरिटी है, और तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, और ये कहना कि जी बस ठीक है कि मैं चूंकि वो एक फास्ट बॉलर रहा हूं तो मेरे अंदर जो एग्रेशन है वो पॉलिटिक्स के अंदर भी उसी एग्रेशन को लेके चलते हैं। तो खान साहब के जोम को बढ़ा दिया जो उन्होंने जलसे किए। उस जलसे के अंदर लोग आए, उनका नैरेटिव जो है वो लोगों ने बाय किया, या उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो इंटैक्ट हुई, जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। उस जोन के बढ़ने के नतीजे में खान साहब जो मुज़ाकरात, बैकडोर राब्ते, दोस्त, सब लोगों के दरवाजे बंद करते चले गए। उनके जहन में ये था कि चूंकि मैं तो अब इतना पॉपुलर हूं कि अब तो इनकलाब आ रहा है। देखिए ना, आप उनकी बातें सुने, जिहाद, इनकलाब, तब्दीली, आज़ादी, गुलामी से निजात। वो तो एक ऐसे थे कि वो मतलब एक इमाम खुमैनी की तर्ज के, या कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन की तर्ज के, या किसी इस तरह के वो एक लीडर के तौर पे आ रहे थे। और उनको ये जोम था कि जी कोई मसला ही नहीं है कि लाखों की तादाद में लोग चल पड़ेंगे और इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। और आपको याद होगा खान साहब का एक स्टेटमेंट जिसमें कहते थे कि वो अगर 20,000 लोग या 1 लाख लोग निकल जाएं तो क्या हो जाया करता है, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनकी क्या राय थी। तो वो जोम जो है वो खान साहब का चकनाचूर हो गया, पाश पाश हो गया। एक खान साहब को ये सेटबैक लगा, पंजाब के अंदर वो एक्सपोज हो गए, उनके लोग नहीं निकले, लाहौर के अंदर से 1000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके, कहीं और से जहां से उनको इत्तला थी कि लोग, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में खुद ना होते और खैबर पख्तूनख्वा की पूरी सपोर्ट, वजीर आला, सारी मिनिस्ट्रियां, अभी ताजा ताजा उतरे हुए फेडरल मिनिस्टर, तो वहां भी वो एक्सपोज हो जाते। तो एक तो वो एक्सपोज हो गए। दूसरा, फिर भी उनका जोम था, वो कहते थे कि नहीं जी मैं डी चौक पहुंचूंगा, डी चौक पहुंचूंगा। जब वो सेंटोरस के पास पहुंचे हैं F8 में, तो उन्होंने देखा कि उनके साथ कितने लोग हैं। तो एक तो वहां पे उनको झटका लगा। दूसरा, मैं समझता हूं कि उनके दोस्तों ने ये भी बताया होगा कि अभी 9:30 जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, इस हियरिंग के बाद आपको G9 और H9 के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड मुख्तस किया है, वहां वापस जाना पड़ जाएगा। अगर आप वहां चले गए तो वहां बैठना पड़ जाएगा। तो आप में इतनी सकत नहीं है कि आप 2-4 रोज भी बैठ सके। तो खान साहब के पास वापस जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अब ये 6 दिन की जो बात है, ये वही खौफ की सियासत है जो खान साहब खौफ की सियासत करते हैं, डराने की सियासत करते हैं, लोगों को डराते हैं कि एक हवा बना दूं अपना, और वो हवा लोग अपने ऊपर सवार कर ले। लेकिन खान साहब हवा बनाते बनाते जो थोड़ा बहुत डर था, उन्होंने वो डर भी निकाल दिया है। और अब जो है ना, सूरत हाल खान साहब के लिए कोई अच्छी नहीं है। राइट हो गया। हाफिज तारिक महमूद साहब, आप समझते हैं कि खान साहब के लिए सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आमिर इलियास राना साहब, आपसे अंदर की खबर जानना चाहेंगे कि यकदम से ये लॉन्ग मार्च जिसके लिए खान साहब कहते थे कि यहां से मुतालबात की मंजूरी तक वो उठेंगे नहीं, लेकिन हमने देखा कि आए और चले गए। उनके चाहने वाले डी चौक पे ढूंढते रहे कि कहां खान साहब को तलाश किया जाए। वो तलाश करते करते उनको अंदाजा ही नहीं था कि ये लॉन्ग मार्च अब मुलतवी हो गया और वो सीधा बनी गाला की तरफ निकल गए। ये मुझे बताइएगा कि हुकूमत अब फ्रंट फुट पर नजर आती है, खान साहब बैक फुट पर नजर आते हैं। पसे पर्दा चल क्या रहा है, जबकि हुकूमत ने अपनी इस्लाहात जो थी वो भी पार्लियामान से मंजूर करवा ली। देखे फरीद भाई, आनियां जानियां तो सबने देख ली खान साहब की, और बड़े अरसे से देख रहे हैं। मैं आपको ना कुछ थोड़ा सा जायजा देता हूं कि जब ये खबर आई कि जी एक हुकूमत और PTI के दरमियान गुफ्तगू हुई है और फैसिलिटेशन अवेलेबल कराई गई है, जिसके नतीजे में वो आएंगे और चले जाएंगे। मैंने भी वो बात खबर दे दी थी, गो के वो दुनिया से पहले उन्होंने दी थी। अच्छा, खबर तो उधर से आई ना जहां की फैसिलिटेशन का था कि एस्टेब्लिशमेंट ने काम किया। खबर ब्रेक भी उधर से हुई और उसकी तस्दीक भी की गई कि हाँ हुई है। और फिर मैंने बताया, और लोगों ने भी बताया होगा कि KP हाउस में हेलीकॉप्टर आया और वहां से फिर ये आप ये कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की गई जो बातचीत चल रही थी, और खबर भी उनकी तरफ से लीक हुई। मैं अगली बात कह रहा हूँ ना, राइट। कामरान शाहिद साहब ने खबर दी, और खबर भी ये मैं अपने जराये से बात कह रहा हूँ, मैं कामरान शाहिद की नहीं कह, लेकिन खबर भी उधर से आई। अच्छा, अब उसके बाद ये भागते रहे तो एयाज सादिक साहब ने कहा जी हमारे पास तो सबूत भी मौजूद है कि बातचीत का आगाज भी इन्होंने किया था।
फिर मरियम नवाज ने डिटेल शेयर कर दी, कोई चीज अब रह नहीं गई। अच्छा, अब आ जाए कि जी खान साहब चाहते क्या थे। खान साहब का ख्याल ये था, जो जाहिर है किसी भी लीडर का होना चाहिए, कि जिस तरह मेरे जलसे अच्छे हुए हैं और दुनिया उमड़ के आई है, इसमें भी कोई शक नहीं, उनका ख्याल ये था कि मैं इंसानों का समुंदर लाऊंगा। वो हमारे एक हैं बुजुर्ग कॉलमिस्ट, वो ये कॉलम भी 2 दफा बेच चुके हैं, 2 मुख्तलिफ पार्टियों के लिए, उठ है इंसानों के समुंदर उठ, मतलब, लेकिन वो बेच चुके, मैंने लफ्ज यूज किया है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे ख्याल ये था खान साहब का कि लोग आएंगे, 50-60 हज़ार लोग सवाबी में उनका इंतजार करेंगे, वहाँ 5-6 हज़ार लोग थे। वो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। जो CMGB हैं, वो नेटको की जो उनकी सरकारी बसें हैं, उनमें बंदे लेट के आ गए, 1000-1200 वो ले आए, कुछ अमजद खान न्याजी ले आए। जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसिलिटेशन मिल गई कि जी आप आए, ये आपका जमहूरिया का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहां तक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो उनसे कोई शर्त ना लेना, IG के ऊपर प्रेशर होना कि नहीं आप सब कुछ करेंगे, लिखवाया भी कुछ नहीं, कि जी बॉन्ड भरवाया जाता है ना, जब कोर्ट कहती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इनकार किया इनको देने से, इनकी माजी की रिपोर्ट्स देख के, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई पुराना नहीं था, वो नया ही आया DC इस्लामाबाद, तो होना ये चाहिए था कि कोर्ट फैसिलिटेशन देती प्रॉपर बॉन्ड भरवा के, लेकिन नहीं। अच्छा, खान साहब के काफिले को कहीं एक जगह भी रुकावट नहीं है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक, जो कुछ हुआ उससे पहले हुआ, और उनका सवाबी से एंट्री पंजाब में हुई, पुलिस रास्ता देती गई, चले गए। ये पेशावर मोड़ पे जहां बशीर मेमन साहब बैठा करते थे DGM के तौर पे, उस दफ्तर के सामने श्रीनगर हाईवे, यानी जिसका नाम कश्मीर हम आजाद करा रहे थे ना, यहीं पे वो डल झील भी हमारे पास तो बन जानी थी रावल डैम की सूरत में, तो वहां से लेके और सेंटोरस F8 तक जो फासला, रात को जब ये 4 बजे पहुंचे हैं तो 10 मिनट का भी नहीं था, ये 4.5 घंटे में, वहां 4.25 घंटे में पहुंचे हैं। और सवाबी से भी ये रुकते रहे, चेक करते रहे, पंजाब से भी लोग नहीं, ठीक है, पुलिस गर्दी हुई, जो छापे पड़े एक्टिविस्ट पे पंजाब में, कोई शक नहीं कि इंटरसिटी रोड भी बंद थे, लेकिन क्या लाहौर शहर के अंदर निकलना मना था, गुजरांवाला, सियालकोट। अच्छा, वो मुल्तान वाले साहब खुद कंटेनर पे चढ़े हुए थे, उस्मान डार साहब खुद कंटेनर पे चढ़े हुए थे, आमिर डोगर मुल्तान से अगर बंदे निकाल सकते थे, वो इस्लामाबाद में लोगों को कह रहे थे, और बेचारे शुक्र है बच गए, उनके ड्राइवर ने गाड़ी चला दी और वो गिर गए। मतलब इनकी जो लीडरशिप थी वो तो अपने लोगों से दूर थी, वो हवा में थी कि शायद जलसे हो रहे हैं तो लोग भी खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। अच्छा, इस्लामाबाद में जहां मैं बैठा हुआ हूँ और साथी बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में पिंडी से आने का रास्ता बंद था, विद इन इस्लामाबाद कहीं कोई कंटेनर नहीं था, सिवाय रेड जोन के, जो पूरे अरसे में खान साहब के अपने जोन में दौर में भी लगे रहे, लेकिन लोग नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जब शाम हो गई कि पिकनिक होगी, लेकिन वहां पे जब जाहिर है रेड जोन में तो एंट्री नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट का 2019 का अपना फैसला है, सारे सब कुछ है कि आपने ये काम नहीं करना। वहां सिर्फ वो आंसू गैस के शल चले, जहां 1200-1300 लोगों ने सारी रात एंगेज किया पुलिस को, पुलिस ने उन्हें एंगेज किया, दरख्त चल गए। तो जब लोग नहीं आए तो खान साहब को मसला पैदा हो गया। यानी यही वो चीज थी आमिर साहब, यही वो चीज थी जिस पर खान साहब शायद कह रहे हैं कि अब मैं आऊंगा तो तैयारी करके आऊंगा। तो आप समझते 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, ये तैयारी के लिए उनकी काफी है? नहीं फरीद जी, वहां से जब वो जा रहे थे तो क्या बोल के जाते, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना था। आज देखें, उन्होंने कहा है कि अगर वो इलेक्शन के लिए करें तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उनके पैर के नीचे से जमीन सिरक रही है। जो बात आमिर राना साहब ने कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं MNAs की, असद उमर साहब, अली नवाज अवान और ये खुर्रम नवाज साहब, तीनों MNAs PTI के हैं, और एक हल्का तो वो है जो खुद खान साहब जीते हैं, बाई इलेक्शन में अली नवाज जीते हैं। ये यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर के लोग कहाँ थे? और फिर हमें कह रहे थे कि जी DI खान से लाके बनीगाला पे खैमा बस्ती बना दी गई है, KPK से 3-4 हजार बंदे लाके बिठा दिए हैं, वो उस वक्त निकलेंगे अगर बाहर से भी लोग नहीं आ सके। ये लोग कहाँ चले गए? तो खान साहब को ये भी सोचना चाहिए कि ये हुआ क्या है उनके साथ। वो जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे, आपको याद होगा कि मेरे 5 लाख फॉलोअर हैं फेसबुक के ऊपर, तो ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे तो खान साहब चैंपियन जरूर होंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है? ग्राउंड रियलिटी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। बिल्कुल। और एक ऐसी जगह फरीद भाई जहां पे शाम में जो है वो रात फतेह के गाने चल रहे हों, सलमान जो है वो जुनून के गाने चला रहा हो, अबरारुल हक के जो है ना वो भी गीत गा रहे हो, अताउल्ला ईसा खेलवी भी हो, और एक बड़ा एक क्राउड हो, लोग फैमिली के साथ आके एक एंटरटेनमेंट करें, और रियल पॉलिटिकल स्ट्रगल, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब पता चलेगा जैसे जैसे खान साहब आगे। मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। आमिर इलियास रना साहब आपसे, हाफिज तारिक महमूद साहब आपसे, और मुर्तजा सोलंकी साहब आपसे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुर्तजा सोलंकी साहब, ये फरमाइएगा जरा
कि गवर्नमेंट ने सख्त डिसीजंस ले लिया, यानी उसका आगाज कर दिया, मजीद सख्त डिसीजंस आगे लेंगे। ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी असम्बलियों की तहलील के हवाले से, अफवाहें गर्दिश कर रही थी निगरान सेटअप के हवाले से, आप समझते हैं कि हुकूमत अब डट गई है और अब अपनी आईनी मुद्दत जो भी रह गई है उसको पूरा किया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दी क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पब्लिक, कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से जो उनके ऊपर तनकीद होगी या जो क्रिटिसिज्म होगी? देखिए जी, मनतकी एतबार से तो ऐसा ही है। ये नहीं हो सकता कि आप मुश्किल फैसले भी करें, मुश्किल बजट भी दें और IMF की शराइत भी माने और उसके बाद जो लोगों का गुस्सा है उसका सामना करने के लिए इलेक्शन का ऐलान करा दे। ये मनतकी नहीं लगता। लिहाजा ये बात यकीनी है कि कोशिश करेगी शहबाज शरीफ की जो इत्तेहादी हुकूमत है कि इसके बाद वो जो मुआशी इस्तेहकाम है उसकी तरफ जाए और उस वक्त इलेक्शन कराए जब तक मईशत और सियासत दोनों में इस्तेहकाम हो और उनके पास कोई हासिलात हों लोगों को दिखाने के लिए कि इन खराब हालात में जब मईशत दिवालियापन के करीब थी उससे हमने मुल्क को निकाला और अभी हम इस्तेहकाम लेकर आए हैं और ये एक बुनियाद है कि हमें आप अगले इलेक्शन के लिए मुंतखब करें ताकि हम हालात को और मजीद बेहतर करें। राइट। और सोलंकी साहब ये भी फरमा दीजिएगा जरा सा कि ऐसी सूरत हाल के अंदर मजीद क्या PMLN क्या अपनी वो जो मकबूलियत है उस पर कोई फर्क पड़ेगा, या इमरान खान साहब दोबारा जो दबाव डालने के हवाले से उन्होंने धमकी दी है वो दोबारा कामयाब हो सकेंगे इमरान खान साहब गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर हम ये समझे कि अब खान साहब बैकफुट पे चले गए? देखिए, फिलहाल तो खान साहब बैकफुट पे हैं और जो उन्होंने सियासी गलतियां की हैं जिसमें पार्लिमान से इस्तीफा देने का भी एक फैसला है जो उनको अब उनके दोस्त याद दिला रहे होंगे कि देखें जी अब तो राजा रियाज जो है वो कायदे ऐवान है कौमी असम्बली में और उन्होंने आपके जो EVM और आई वोटिंग और नैब वगैरह उसको 2 दिन के अंदर उठाकर बाहर फेंक दिया। तो जब तक वो अपने सियासी गलतियों की तस्हीह ना करें तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर इस हुकूमत को पूरा वक्त मिलता है अगस्त 2023 तक फिर तो उनके हालात अच्छे होंगे, लेकिन अब अगर किसी वजह से इनकी हुकूमत गिराई जाती है फौरी तौर पर तो उनको थोड़ा सा नुकसान तो होगा, लेकिन जो इनका वोट बैंक है नून लीग का वो उस तरह का नहीं है जो कि ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स और फेसबुक से ज्यादा मुतासर होगा। शहरी कुछ इलाकों में कुछ लोग जो अपर मिडिल क्लास के वो जरूर इनसे खफा होंगे, लेकिन वो तो अक्सर खफा ही रहते हैं। राइट। मैं आमिर इलियास राना साहब आपसे जरा जानना चाहता हूं कि एक हफ्ते पहले तक लग ये रहा था और ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत उस तरह से मजबूत नजर नहीं आ रही थी, या ये कहा जा रहा था कि जल्द इंतखाबात की तारीख दे दी जाएगी, असम्बली तहलील हो जाएगी, इस तरह की बातें थी। यकदर हमने देखा असम्बली के अंदर मुश्तरका इजलास बुलवाया गया, उसके अंदर जो तरामीम थी इलेक्शन की उसको मंजूर की गई, नैब तरमीम जो है हुई, सेनेट से उसको मंजूर कराया गया। ये हुआ एकदम कैसे, यानी एकदम से हुकूमती पैर मजबूत कैसे हो गए? देखिए, मैंने आज ही एक्सप्रेस में खबर अखबार में भी छपी हुई है और हमारे चैनल पे भी आ गई। ये कोई यकदम नहीं हुआ, ये कोइंसिडेंस है। आप देखें कि सदर साहब अपने आईनी मनसब पर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर रहे, गवर्नर नहीं लगा रहे। तो आजम नजीर तारड़ ने प्राइम मिनिस्टर से मिल के आज से, क्योंकि अब आज 10वां दिन हो गया, वरना 8वें दिन मुश्तरका इजलास बुला लिया गया था, यानी परसों। उन्हें बताया गया कि जी आप कानून पास करेंगे, कौमी असम्बली और सेनेट से सदर के पास जाएगा, 10 दिन वो रोक सकते हैं, 10वें दिन वो वापस भेजेंगे। तो ला ये है कि फिर वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आपको पास कराने होंगे, फिर वो बाइंडिंग हो जाएगा। और सदर साहब को अगर ये पहले पता चल जाए तो वो बुलाएंगे नहीं। इन्होंने लिखा कि इकोनॉमिक पोजीशन डिस्कस करनी है और भेज दिया, और 8 दिन इन्होंने कोई फोन नहीं किया। सदर साहब पूछते रहे, PM हाउस से कोई मैसेज, PM ऑफिस से कोई पूछा गया, MS से, सेक्रेटरी से, सबसे, उन्होंने कहा नहीं। 8वें दिन उन्होंने ना वो भेज दी कि जी बुला लें। अब इजलास जब बुला लिया है ना, जैसे चौधरी परवेज इलाही के पास है ना इख्तियार पंजाब असम्बली का, जब बुला लें, जब आगे करते हैं, अब स्पीकर के पास इख्तियार है। अब देखिए, उन्होंने कल यासीन मलिक का भी इत्तेफाक से हुआ कि परसों सदा हुई और उन्होंने मुश्तरका इजलास में करारदाद पास की और मंगल तक सेशन चला गया। अब जरूरी नहीं मंगल को सेशन हो, 10 दिन वेट किया जा सकता है कि अगर सदर साहब 10 दिन तक, क्योंकि आज कौमी असम्बली और सेनेट से नैब
का नया बिल और इंतखाबी इस्लाहत का बिल पास हो गया। अब वो सदर के पास साइन के लिए जाएगा। सदर साहब 10 दिन उस पर बैठ सकते हैं बाकायदा, गरम शर्म तकिया करके ना, बिल्कुल मुकम्मल के हवा ना लगे, लेकिन 10वें दिन इन्हें वापस भेजना है। अगर ये साइन नहीं करते तो 11वें दिन मुश्तरका इजलास से पास हो जाएगा और गवर्नमेंट के बिल कानून बन जाएंगे। ये हिकमत अमली थी इसकी, मुश्तरका इजलास की। लेकिन वो जो बात हो रही है ना कि जी जब धरना चला था कि जी इत्तेफाक हो गया फैसिलिटेशन की, जो मैंने पहले बात की थी कि उसमें था कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा जी, चूंकि अक्टूबर में वो अवेलेबल हो गए, इलेक्शन कमीशन ने कहा है सब चीजें तैयार हो जाएंगी, 7 महीने पूरे हो जाएंगे। फिर आज लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब का मैं एक देख रहा था जो कल ट्वीट की सूरत में भी सोशल मीडिया पे था कि जी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है और सदर अलवी के पास शहबाज शरीफ की साइंड एडवाइस की असेंबली तोड़ दी जाए और वो रख ली गई है, इसलिए इमरान खान साहब चले गए हैं, गारंटी मिल गई है और ये बिल शिल पास हो जाएंगे, वो साइन कर देंगे और वो फौरन असेंबली तोड़ देंगे। वहां तक भी गेम ठीक थी। जब आपने 30 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ाया तो गेम बदल गई कि भाई ये पागल हो गए हैं कि एक तरफ गारंटी दे रहे हैं कि 48 घंटे में भी असेंबली टूट जाएगी, बिल पास हो जाए, बस ये 2 बिल पास हो जाए, कायनात खत्म हो जाएगी पीएमएलएन और उनके इत्तेहादियों की, और ये सारा गंद भी वो लेंगे और लोग इनको जुतियां भी मारेंगे कि तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं थी कि तुम 30 रुपए बढ़ा के बड़े आए थे, तुम इस मुल्क को चलाने वाले जिसने 4.25 साल नहीं चलाया और जिन्होंने 4.25 साल चलवाया तुमने सारा मलबा अपने ऊपर लिया। तो क्या ये बाप बेटा जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ये ले सकते हैं? ये नहीं ले सकते। अब इसके ऊपर एक मिथ है, स्टोरी है हमारे पाकिस्तान में आज तक जनरल ज़ियाउल हक का कि जी उन्होंने फांसी दे दी थी, भुट्टो को तो भुट्टो की लाश नहीं है, वो जिंदा है। जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा गिर गया तो लोग ढूंढते रहे। उसामा बिन लादेन पे आज तक स्टोरी है। हम तो सारे जीते ही नहीं मिथ और स्टोरियों पे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, चूंकि एक बात होती है कि जी कुछ ना कुछ हो रही है, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट उजलत में। अब आपको मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट तो एक प्लान वो था, कोई 19 तारीख की बात कर रहा है, किसी ने 29 मई दी हुई है। मतलब जितने जितने जुगादरी आपको एंकर और साफी मिलेंगे, जिसको जहां पे कान में मिली है उसने अपना ट्वीट कर दिया कि मैं रिकॉर्ड हुआ कि जी मैंने कह दिया था, देखा वो हो गया। तो कल लगने में तो सारे ही आ गए ना साफी। ठीक, मैं आपसे तारिक महमूद साहब आपसे इसी चीज के ऊपर लूंगा जो आमिर लियाज आना साहब फरमा रहे, मिथ्स और ये चीजें। आप बताइए आपका तज्जिया क्या है इसके ऊपर? वैसे किसकी थपकी थी कि ये 30 रुपए का डिसीजन ले लिया गया जो इससे पहले ये फैसला नहीं लिया जा रहा था? मेरा ख्याल ये है, जो कुछ मालूमात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कह लें या जो मुक़्तदर इदारे कह लें या ताकतवर हरके कह लें, 2 ऑप्शन थे गवर्नमेंट के पास। एक ऑप्शन ये था कि सख्त माशी फैसले लें और हुकूमत करें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप सख्त माशी फैसले नहीं ले सकते तो फिर इलेक्शन में चले जाएं। जो बात है ना कि जी खान साहब की बात चल रही थी और हमें कहा कि 2 दिन ठहर जाएं, इसी वजह से मैंने 20 को अनाउंसमेंट नहीं की, 22 को कर दी, और फिर शाह महमूद कल कह रहे हैं कि जी 19 तारीख को असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला हो गया। देखें, रिलक्टेंट थे गवर्नमेंट के लोग कि ये सख्त माशी फैसले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल मलबा उन्हें उठाना पड़ेगा। तो अब वो पॉलिटिकल मलबा उठाने के लिए तैयार हो गए। जब वो पॉलिटिकल मलबा उठाने के लिए तैयार हो गए तो आप मिफ्ता इस्माइल साहब की वो बात भी सुन लें। क्यों जो है वो आर्मी चीफ ने मोहम्मद बिन सलमान साहब को फ़ोन किया? क्यों ये आपने सुना कि जी $3 बिलियन की जो पहले सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम एक्सटेंड कर देंगे, अब बात हो रही है कि जी उसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं, बल्कि शायद उसके ऊपर कोई एडिशनल अमाउंट है, उसके ऊपर ये चीजें हो रही हैं। तो जब आपने अपना क्लियर थॉट दे दिया, मुल्क के इदारों को भी दे दिया, अपने इत्तेहादियों को भी दे दिया, और अब अवाम में भी मैसेज दे दिया है कि नहीं जी हम मुश्किल माशी फैसले करेंगे क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है। आप हाथ झाड़ के और बस्ता उठा के आप घर चले जाएं और कल आप कहें कि जी आप बरीउ जिम्मा हैं, बरीउ जिम्मा नहीं हो सकते। इस कौम की नुमाइंदगी आपके पास है, लोग आपके पीछे खड़े, आपको बोझ उठाना होगा। तो वो बोझ उठाने के लिए जब तैयार हो गए हैं तो उसके नतीजे में खान साहब के जो ऑप्शन है, जो चीजें हैं, जो प्रेशर है, उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। अब आप ये जो मिथ वाली बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि हम तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और स्टोरीज पे चलते रहते हैं कि जी यूं हो गया, फलाना हो गया। अब अमजद शोएब साहब को चाहिए कि अपने इदारे के जो जद्दे अमजद हैं या वहां जो लोग हैं उनसे पूछें कि वहां पे क्या सूरत हाल है और किस तरीके से सोच रहे हैं। एक शख्स की अना के ऊपर, एक शख्स के गुस्से के ऊपर, एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर पूरी रियासत को भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। आप ये समझते हैं कि 30 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद उन हलकों के अंदर भी अब मामला सेटल डाउन हो गया और वो इस चीज पे राजी हैं? उन्होंने जिस वक्त अपोजिशन को बुलाया था ऑप्शन देने के लिए कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें, उस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत 200 रुपए से ऊपर चली जाएगी। उनको पता था ये बात, वो इनसे पहले कह रहे थे कि भाई आप इलेक्शन में, इनको ट्रस्ट नहीं था खान साहब के ऊपर कि जी अब हम क्यों वापस ले लें जब खान साहब को नजर आ रहा है कि वो जाने वाले हैं।
तो तारिक हुकूमत साहब को ये भी पता था। एक लम्हा देंगे, जी एक जी लम्हा। आमिर साहब, ये खबर मैंने ही तो ब्रेक की थी उस वक्त जब बार बार आ रहा था कि हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटे। मैंने कहा फौज को फैसिलिटेशन के लिए बुला लिया गया है कि हमें फेस सेविंग दें। पूरी खबर दी थी मैंने कि जनाब, और उस वक्त कोई बंदा मान नहीं रहा था क्योंकि फौज तो कह रही थी हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है। फिर सबको आना पड़ा, फौज को बार बार कहना पड़ा कि हाँ। फिर आर्मी चीफ का आया कि जी बुलाया गया, बताया गया कि किसी तरह इनसे कहें कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें, मैं असेंबली तोड़ दूंगा। उन्होंने कोई ऑप्शन रखा था, तो अब देखें उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, रियासत बचानी है तो एक शख्स के ऊपर जो है ना वो आप रियासत को भेंट नहीं चढ़ा सकते। खान साहब को समझना चाहिए कि सर उन्हें एक ब्रेक ले चोटी से लें। नीचे हाफिज उतरना तारिक महमूद होगा। साहब, एक ब्रेक की कॉल हो रही है मुझे, जरा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। तीनों हमारे पास जो पैनलिस्ट एनालिस्ट है, और जय्यद साहब है और बाखबर वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुर्तज़ा असलंगी साहब, आपसे आगाज करता हूँ। लास्ट कंक्लूडिंग सेगमेंट मेरा, मुझे यह बता दीजिएगा, अगर यह हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करती है, इसी तरह से चलेगा, कोई कहानी में ट्विस्ट तो नहीं देख रहे हैं आप? और इमरान खान की धरने वाली सियासत को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान जो है वो इस तरह के ट्विस्ट के लिए एक ज़रख़े ज़मीन है। इसलिए कोई चीज़ कतईयत के साथ कहना कि जी अगस्त 2023 से पहले कुछ नहीं होगा, ये खासा मुश्किल है। ये सारा इन्हिसार इस बात पे है कि ये जो मखलूत हुकूमत है वो अब से लेकर जब तक इलेक्शन का ऐलान करते हैं उस वक्त तक ये जो अहम जो चैलेंजेस हैं, इकॉनमी के, गवर्नेंस के, फॉरेन पॉलिसी के, उनको किस तरीके से सरअंजाम देती है। अगर ये जुड़े रहते हैं आपस में, कोई उनके अंदर सरफटोल नहीं होती, और अगर ये बुर्दबारी से चलते हैं तो मैं समझता हूं कि ये आगे ठीक चल सकते हैं। आमिर इलियास राणा साहब, आपके पास क्या है, आपका तजिया क्या है आगे चल के? खान साहब की धरने की सियासत, धमकी की सियासत, और जो इस तरीके से जो डराने धमकाने की बात है, वो रहेगी, दबाव रहेगा हुकूमत के ऊपर, या फिर अब हुकूमत जो फ्रंट फुट पर आ गई है इसी तरीके से आगे एक्सेलरेट करेगी? बात यह है कि जो खान साहब का दबाव हुकूमत पे था वो उनके इस लॉन्ग मार्च में ख़त्म कर दिया है। इस पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी चाहिए उन लोगों को जो इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है, जो अदलिया कहलाती है, जो पार्लियामेंट कहलाती है, कि इन सब को बिठा लिया जाए, इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में ले आए। ये पाकिस्तान धरने भरने से तबाह तो हो सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक नहीं होगा। और जो 4.25 साल की खराबियाँ हैं उसको ये अपोजिशन के तौर पे आ जाएं, पार्लियामेंट में बैठ जाएं, दबा के अपना काम करें। जो अपोजिशन के तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी वो खान साहब करें, शायद हम कोई ट्रैक पे आ जाएं। वरना ठीक है, इसके अंदर फिर धंधा है पर गंदा है, सब लोग अपना अपना हाथ डालेंगे और गंदा होगा सिर्फ पाकिस्तान। हाफिज तारिक महमूद साहब, आपका तजिया क्या कहता है? क्या खान साहब को लाया जा सकता है असेंबलियों की तरफ? नहीं, मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि देखें ना, अजीम लीडर ही यू टर्न लेते हैं। खान साहब के अपने अकवाल हैं, तो अगर उन्होंने यू टर्न ले लिया तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि खान साहब का दबाव जो है वो रहना चाहिए, और खान साहब का दबाव जो है वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब की इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि कतईयत के साथ कोई बात नहीं की जा सकती। आज मौजूदा जो हुकूमत है वो बाज़ लोगों के लिए नागुज़ीर है, कल हो सकता है कि उसकी नागुज़ीरियत में कमी आ जाए तो सूरत हाल तब्दील हो जाए। खान साहब का दबाव रहना चाहिए, इसी में मेरी और आपकी भलाई है, क्योंकि ये हुकूमत भी इंसान की तरह काम करे, वरना मैं और आप तो फारिग हो जाएंगे अगर ये भी दबाव से आज़ाद हो गए। अब ये है कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि ये ठीक है कि आप इब्तिदाई तौर पे हम कड़वी गोली निकल लेंगे, 30 रुपए 40 रुपए पेट्रोल, लेकिन आपको एक इकोनॉमिक विजन देना पड़ेगा इस कौम के लिए। आपको एक फॉरेन पॉलिसी का विजन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम 6 महीने बाद, साल के बाद वहां कहां खड़े होंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो लोग फिर इनकी ये चीज बाई नहीं करेंगे कि 3 साल 7 माह हुकूमत की, अब जवाब इन्होंने देना है, परफॉर्मेंस इन्होंने देनी है, लोगों को रिलीफ इन्होंने देना है। लफाजी से काम नहीं चलेगा, लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, मसाइल हल करने पड़ेंगे। एक ऐसा पाकिस्तान कम से कम उसकी बेस सेट कर दें ताकि लोग आइंदा इंतखाबात में इनको वोट दें, वरना मुझे क्योस और उसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। खान साहब को चोटी से उतरना पड़ेगा, बैठ के जो है वो बात करनी पड़ेगी, इसी में इस मुल्क की भलाई है। अगर कोई इलेक्टोरल कंसेंसस नहीं होंगे फॉरेन पॉलिसी के, इंटरनल सिक्योरिटी के, इकोनॉमी के,
तो मेरी आपकी सबकी तबाही है। खान साहब को ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैं नहीं, अब अगर हम और पाकिस्तान है तो मामला चलेगा, वरना ना खान साहब होंगे। अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा तो किसी की भी सियासत जो है ना वो नहीं बचेगी। पाकिस्तान है तो सियासत है, सारी बातें उसके बाद की है। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज तारिक महमूद साहब, थैंक यू सो मच। मुर्तजा असलंगी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आमिर इलियास राना साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस प्रोग्राम। और काफ़ी ज़्यादा जो एनालिटिकल गुफ्तगू रही वो इसी सूरत हाल के ऊपर कि पाकिस्तान अगर है तो फिर हमें पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत में गामजन करना पड़ेगा, वरना तो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।